गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासों में हमने देखा है बक्सर का युद्ध और उसके पहले पलासी का युद्ध। इन दो युद्धों के पश्चात कंपनी अब भारत में व्यापारी कंपनी न होकर के एक अपर हैंड पे आ गई, एक शासन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो गई। 1765 में जब संधि हुई इलाहाबाद की, तो उसके द्वारा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलमगीर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की तुलना में लोअर हैंड पे आ गए। 1765 के पश्चात बंगाल में कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रशासनिक ढांचे में इन्होंने एक नया प्रकार का प्रशासन शुरू किया, जिसे द्वैध शासन या ड्वेल गवर्नमेंट कहा गया है। हालांकि कंपनी अपना लाभकारी व्यापार जारी रखा। ड्वेल गवर्नमेंट 7 वर्षों तक चला। इसमें भारतीय ऑफिसर्स की जिम्मेवारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अधिकार नहीं। दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार थे, जिम्मेवारियां नहीं। ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने शोषण का दौर जारी रखा, रेवेन्यू कलेक्शन जारी रखा और बंगाल को धीरे धीरे करीब बनाया जाने लगा। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स के आने के पश्चात द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन बंगाल को लूट का दौर जारी रहा। गिफ्ट लेने की परंपरा कायम रही। जबरदस्ती इन्होंने पैसे वसूलना शुरू कर दिए। यहाँ के समाचार इंग्लैंड में पहुंचने लगे। तब इंग्लैंड में इस चीज को बारीकी से समझा गया कि भारत में कंपनी शोषण कर रही है। उन लोगों ने यह प्रश्न किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या संबंध है। दोबारा यहाँ के अधिकारी, वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, वो ब्रिटेन में जो इनके जो मालिकों की कंपनी है, मालिकों के जो समूह है, वो किस प्रकार नियंत्रण कर रहे हैं। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 केंद्र थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये तीनों में क्या संबंध है, किस तरह प्रशासन किया जा रहा है। वहां के राजनीतिज्ञ भी भारत से होने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और उसके मुनाफे को बारीकी से नजर डाले तो पाया कि काफी समृद्ध है और यहाँ के लोग काफी समृद्ध होकर वहां लौट रहे हैं। उन राजनीतिज्ञों की और वहां के अन्य व्यापारियों को भी इच्छा हुई कि इस कंपनी में अपना कुछ शेयर डालें या इस कंपनी की तरह वो भी इसमें शामिल होकर के अपना व्यापार करें। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभांश को, बाजार मूल्य को 10% वृद्धि दिखाया और 1771 इसमें 12.5%। ये 5 साल में ग्रोथ और बढ़ता जा रहा था। ये व्यापार वास्तव में इलीगल ट्रेड के माध्यम से हो रहा था। जो जेन्युइन तरीका उसको हटा करके इलीगल तरीके से होता, फोर्सफुली गिफ्ट लिया जा रहा था भारतीय राजे रजवाड़ों से, नवाबों से। यहाँ की जनता से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। क्लाइव जब यहाँ से भारत से लौटा, 34 वर्ष की उम्र में उसके पास इतने पैसे थे कि 1 साल की वार्षिक आमदनी बिना 1 पैसा खर्चा किए उसको सिर्फ 40,000 पाउंड मिलती। इतने संपत्ति थी उसके पास। कंपनी अपना मोनोपोली बनाए रखे हुए थे, दूसरे उसमें शामिल होना चाहते थे, वो दूसरे किसी को शामिल होने नहीं जाता है। और क्लाइव और हेस्टिंग्स के अत्याचारों की कहानी वहां पर सुनी जाने लगी। यहाँ से जाने वाले लोगों को वहां पर जो इतनी संपत्ति ले जाते थे, तो वहां समाज में काफी आर्थिक भेदभाव पैदा हो रहा था। इतने समृद्ध हो जा रहे थे कि सामने वाले को आश्चर्य हो रहा था, वहां के जनता को आश्चर्य होती कि इतनी धन कैसे आ रही है। अतः ये लोग यहाँ पर
जब समाचार जाने के शोषण पर आधारित के पैसे कमा रहे थे, उनको वो मजाक उड़ाने लगे, फांस उड़ाने लगे कि नवाब आ गए, नवाब साहब। और विशेष रूप से क्लाइव और हेस्टिंग्स के तो उन्होंने पत्रकारों ने मंचों पर इनकी धज्जियां उड़ा रहे जाने लगी उपहास करके। 1667 ईस्वी में कंपनी ने जब इस तरह का वहाँ पर इंग्लैंड में माहौल पैदा कर दिया कि लोग वहाँ पर इन लोगों को उपहास करने लगे, तो एक नियंत्रण लाने के लिए एक आवाज़ उठने लगी और गवर्नमेंट को, कंपनी को मजबूर करना पड़ा कि वो 40,000 पाउंड सालाना गवर्नमेंट को दे सके, और ऐसा उनको करना पड़ा। और उसके पश्चात कंपनी ने जब देखा कि गवर्नमेंट हम पर अंकुश लगा रही है, तो उन्होंने अपने एजेंटों के माध्यम से या अपने पैसे खर्च के डमी कैंडिडेट खड़ा करके उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने सांसद बना लिए और या सांसदों को खरीद लिए। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री और अन्य अर्थशास्त्रियों ने कंपनी के इस तरह के कारोबार पर को अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्त किया। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा जाता है कि यह ब्रिटेन की स्वतंत्रता पर एक आघात होगा अगर इस तरह का कंपनी का कार्यक्रम चलता रहा। ये एक और चीज उन्होंने लिखा कि अगर कंपनी कहीं व्यापार करने जाती है और वहां पर जाने के पश्चात अगर शासन हाथ होती है या शासन अपने हाथ में ले लेती है, तो यह उस राज्य के लिए क्षेत्र प्रशासन विध्वंसक होता है। ऐसे परिस्थिति में इंग्लैंड में काफी आवाज उठने लगी, लेकिन कंपनी ने काफी प्रभावशाली लोगों को अपनी मिला लिया था और इसमें वहां का राजा जॉर्ज तृतीय भी था। जॉर्ज तृतीय वह संरक्षक था कंपनी का। अतः जॉर्ज तृतीय ने कानून बनाया जो मध्यम मार्ग रखा गया, इसमें कंपनी के मोनोपोली को बरकरार रखा गया, कंपनी के ट्रेडिंग राइट को बरकरार रखा गया था, लेकिन कंपनी पर अंकुश रखने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे हम नियामक कानून कहते हैं। यह 1773 इसमें पास हुआ, इसीलिए इसे 1773 इसी का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके अंदर कुछ प्रावधान थे, इसके अंदर एक संचालक मंडल का निर्माण किया गया जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इसके 24 सदस्य थे, इसमें 1/4 यानी कि 25% हर साल रिटायर करने थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संख्या 24 में हर साल 1/4 रिटायर करने थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अब आदेश दिया क्या कि भारत व्यापार करने के जो भी कागज भेजा जाए वो गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे। जितने भी लगान से संबंधित हो या जो भी पेपर हो वो सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी कि एक नियंत्रण रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। दूसरा, भारत में इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए परिषद के 4 सदस्यों को रखा गया। यानी गवर्नर जनरल सब परिषद 4 सदस्यों के साथ में, यानी कि टोटल 5 सदस्य हो गए परिषद का काम करने लगा। इस परिषद में हमने देखा है कि 4 सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेलैंड, मॉनसन और बारवे, 4 सदस्य थे। इनके कोरम 3 होती थी। कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर था। हाँ, अगर जब मत विभाजन हो जाए यानी कि 2-2 की संख्या में हो जाए तब गवर्नर जनरल अपना वोट कास्ट करेगा और जिसके पक्ष में जाएगा वही कानून बनेगा। इसके पश्चात यह भी कहा गया कि जो भी नियम बनेगा उसको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, तभी ये नियम अधिनियम लागू होगा। इस नियम में लागू करने के लिए जब कोर्ट की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में पहली बार